माय चैनल डोंट स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 6 महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। इसके पहले के सारे चैप्टर 5 तक मैं सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और सिविक्स पार्ट से द यूनियन पार्लियामेंट भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। ओके, और इसके अलावा मैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। इस चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है, यानी कि पार्ट 1। जो बाकी रह जाएंगे टॉपिक्स वो हम धीरे धीरे करके अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, तो इससे पहले ये चैप्टर से पहले आप फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, सेकेंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सब देख लिए हैं। इस आज के वीडियो में हम देखेंगे द गांधीयन एरा, दैट इज द पीरियड फ्रॉम 1919 टू 1948। से कितने साल 1919 से 1948 तक को गांधीयन एरा कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज ड्यूरिंग दीज इयर्स महात्मा गांधी लेड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। ओके, मतलब सारे नेशनल मूवमेंट को, मेजोरिटी ऑफ द नेशनल मूवमेंट्स को कौन लीड कर रहा था? महात्मा गांधी लीड कर रहे थे। He did a lot of work for our country to make it independent, isn't it? इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? Father of the nation. So महात्मा गांधी was born in the year 1869. कहाँ पर हुए थे? पोरबंदर, गुजरात। Then he completed his studies in India. Then he went to England to study law. Okay, to study law. Then फिर वो इंडिया में आकर, फिर वापस इंडिया में आकर इंग्लैंड में लॉयर का सारा स्टडीज LLB कंप्लीट कर वापस इंडिया में आया और राजकोट में प्रैक्टिस कर रहे थे। Then he again went to South Africa for practicing law. Okay, now one incident happened in South Africa. एक इंसिडेंट हुआ। So what was that incident? महात्मा गांधी जो एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठ के जा रहे थे। He was traveling in that train and he had a valid ticket too. फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का ही टिकट उनके पास था, but still he was not allowed to travel in the first class compartment. Okay, just because he was an Indian. So he saw this racial discrimination in South Africa and he was really ignited and alienated. Understood? So now what happened? He thought that he will definitely fight against this racial injustice against Indians in South Africa. तो इसके वजह से क्या हुआ? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में ये रेशियल इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करना शुरू किए, जिसकी वजह से फाइनली उधर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बंद हुआ। अंडरस्टूड? सो द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन that was meted out to Indians finally came to an end in South Africa. तो वो यही ट्रूथ और नॉन वायलेंस, यही दो वेपन्स का यूज करके साउथ अफ्रीका में भी उनका फाइट जो है आगे बढ़ाए थे। So from that experience he understood that these are the two most powerful weapons which I can use to win any war. Understood? Then he came back to India and then वो 4 साल के लिए इंडिया का जो कंडीशन है उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। इसके ही यही टाइम में ही चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए। सो एक्चुअली चंपारण सत्याग्रह क्या था? चंपारण एक जगह है जो बिहार में। ओके, सो द इंडिगो वर्कर्स वर रियली टॉर्चर्ड देयर। व्हाई? क्योंकि 3/20 ऑफ देयर लैंड, जो भी एक फार्मर है उसका 3/20 ऑफ लैंड में वो फार्मर्स को ब्रिटिशर्स बोलते थे कि वो 3/20 लैंड में वो लोग क्या कल्टीवेट करेंगे? इंडिगो कल्टीवेट करेंगे, और जो इंडिगो कल्टीवेट किए हैं वो उन्हीं को बेचना है। किसको देना है? ब्रिटिशर्स को ही देना है। और अगर मैं एक फार्मर हूँ और मैं कुछ कल्टीवेट कर रही हूँ, then I will decide in what rate I will give it.
isn't it? Or in today's here in India government decides, that's because ये जो गवर्नमेंट है हमारा गवर्नमेंट है, तो हमारे फेवर में डिसीजंस लेता है। उसी तरह जो तब कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। देन इट वाज सेड दैट एंड दैट टू जो प्राइसेस जिसमें वो फार्मर्स बेचेंगे वो भी ब्रिटिशर्स ही डिसाइड करेंगे। तो इट वाज ऑब्वियस दैट ब्रिटिशर्स विल कीप अ वेरी लो रेट, isn't it? बहुत ही कम पैसे में फार्मर्स को इंडिगो बेचना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें ह्यूज लॉसेस सहना पड़ रहा था। और दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि जिस लैंड में वो इंडिगो ग्रो किए थे वो लैंड कुछ साल बाद और मीन्स उसका जो फर्टिलिटी है सॉइल का पूरा डिग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से और कोई क्रॉप्स उधर ग्रो नहीं कर पाते ये फार्मर्स, सो दे वर रियली डिस्टर्ब। इसीलिए बिहार चंपारण के फार्मर्स जो है महात्मा गांधी को बुलाए उनको हेल्प करने के लिए। ओके, बट इनिशियली जो ब्रिटिशर्स थे वो महात्मा गांधी को चंपारण में घुसने से मना कर दिए थे, बट स्टिल ही वेंट देयर एंड ही लेड द fight against the British, and his mode was obviously non-violence and truth, that is satyagraha. Understood? So through this mode he attained, through this method he attained profit, और इस तरह से उनका जो वॉर था उसके बाद फार्मर्स को कुछ रिलीफ मिला था। Understood? So he was a success इन चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, कौन से ईयर में, 1917 में। देन आते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह में जो मिल वर्कर्स थे, ओके, उनको जो मिल ऑनर्स थे वो लोग वेज बढ़ा के नहीं दे रहे थे। वेज मीन्स द इनकम, ओके, पेमेंट बढ़ा के नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से मिल वर्कर्स दे केम टू महात्मा गांधी, and here also he fought against the mill owners, and finally there was an increase in the wages of the workers. Okay, then खेदा सत्याग्रह में खेदा में उस 1918 में क्रॉप्स कुछ ग्रो नहीं हो पाए, मीन्स द क्रॉप फेल्ड, ओके, ड्यू टू famines and all, but still भले ही क्रॉप फेल हुआ हो, भले ही फार्मर्स को कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला हो, बट स्टिल द गवर्नमेंट सेड दैट द फार्मर्स शुड पे द लैंड रेवेन्यू। ओके, अब वो लोग लैंड रेवेन्यू कैसे देंगे, उनका एक ही सोर्स ऑफ इनकम था एंड दैट वाज फार्मिंग, एंड दिस फार्मिंग आल्सो द क्रॉप्स आल्सो फेल्ड, देन इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स टू कोप अप विद द सिचुएशन। Therefore, they also went to Mahatma Gandhi to bring him to Kheda and to fight against the British or to find a solution for their problem, isn't it? So, udhar bhi Mahatma Gandhi satyagraha kiye and finally he won there. Understood? Means a decision favorable to the farmers, favorable for the farmers were taken. तो ये जो तीनों सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह एंड खेदा सत्याग्रह, ये तीनों जो मूवमेंट्स है, these were the initial movements led by महात्मा गांधी। अब ये मूवमेंट के बाद, ये सब मूवमेंट्स को लीड करने के बाद महात्मा गांधी जो थे इंडिया के जो कॉमन मासेस थे उनसे बहुत ही जुड़ गए थे, मीन्स दे न्यू देम वेरी वेल, एंड फर्दरमोर ये जो कॉमन पीपल है उनमें फार्मर्स भी आते हैं और वर्किंग क्लास भी आते हैं। इधर आप देख सकते हैं फार्मर्स भी आते हैं और वर्किंग क्लास भी आते हैं, isn't it? So, इस तरह से महात्मा गांधी एक फेम बन चुके थे ये तीनों मूवमेंट के बाद। ओके, मीन्स द कॉमन पीपल केम टू नो अबाउट महात्मा गांधी, ओके, एंड महात्मा गांधी ऑल्सो न्यू अबाउट द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो ये था इनिशियल बातें, स्टार्टिंग में क्या हुआ। ओके, सी 1919 से 1948 तक को गांधीयन एरा कहा जाता है, बट ये जो 1917, 1918 सब में जो मूवमेंट्स लीड किए थे वो भी महात्मा गांधी ही किए थे। As I said, he spent 4
years in studying the conditions of India. तो यही 4 years में ये आता है. ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में. ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, भले ही सिलेबस में नहीं है, बट इट्स गुड टू हैव अ नॉलेज अबाउट ऑल दिस, इजंट इट. अब आते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में. इनिशियली महात्मा गांधी जो थे कोऑपरेटेड थे विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. He cooperated with the British government. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, then महात्मा गांधी also encouraged the people of India to support the Britishers. तो इससे क्या पता चलता है कि महात्मा गांधी भी cooperated थे, means he tried to work with the British and not stand against them. Okay, but कुछ जो बहुत ही ऐसे cruel acts थे ब्रिटिश के, this alienated गांधी to stand against the British. Okay, not to stand with the British. Rather, he decided to stand against the British. और इसीलिए महात्मा गांधी कोऑपरेटर से नॉन कोऑपरेटर बन गए. तो उसी के वजह से, कुछ कॉजेस की वजह से महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए. अब देखते हैं एक एक करके 3 कॉजेस है, 3 मेन कॉजेस. फर्स्ट वन इज द खिलाफत मूवमेंट. ओके, सेकेंड वन इज द रॉलेट एक्ट, and the third one is the Jallianwala Bagh massacre. Okay, these are the 3 main causes which led Mahatma Gandhi to be a non-cooperator of the British. अब देखते हैं causes क्या है. पहला cause क्या है? खिलाफत मूवमेंट. तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब ब्रिटेन ने टर्की को हराया था. अंडरस्टूड? एज अ रिजल्ट जो ऑटोमन एम्पायर था, टर्की में जो एम्पायर था वो था ऑटोमन एम्पायर. तो ऑटोमन एम्पायर को हेड कौन कर रहा था, लीड कौन कर रहा था? खलीफ. ओके, एंड खलीफ वाज रिगार्डेड एज द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स. मींस जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके हेड थे खलीफ. तो टर्की को जो ब्रिटेन ने टर्की को हरा दिया था, विच मीन्स कि खलीफ के पास जो भी पावर था, जो भी टेरिटरी था, सब अब ब्रिटेन के पास था. जिसकी वजह से मुस्लिम जो थे ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मुस्लिम्स थे, सब बहुत ही नाराज थे कि उनके रिलीजियस हेड को, जो मुस्लिम्स के लिए बहुत ही हाई पोजीशन में है आदमी, उनके पास अभी कोई पावर नहीं है, उनके पास अभी कोई टेरिटरी नहीं है. सो दिस रियली डिस्ट्रेस द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ? The Indian Muslims, the Muslims who were residing in India, they started a movement against this, and this movement is known as the Khilafat movement. Okay, तो खिलाफत मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था? खिलाफत मूवमेंट को अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी, ये सब लोग खिलाफत मूवमेंट जो इंडिया में चल रहा था उसे लीड कर रहे थे. अब अली ब्रदर्स में कौन कौन आते हैं? मोहम्मद अली एंड शौकत अली. ओके, तो अली ब्रदर्स में कौन कौन आते हैं? मोहम्मद अली एंड शौकत अली. आप फिर से ये सब नाम अच्छे से याद रखेंगे. Who were the leaders of the Khilafat movement in India? Ali brothers, that is Muhammad Ali and Shaukat Ali, Maulana Azad, Hakim Ajmal Khan, and Hasrat Mohani. Okay, so these were the leaders of the Khilafat movement in India. तो जब अब इनका ये खिलाफत मूवमेंट का मीन्स एम क्या था, या फिर वो क्या अचीव करना चाहते थे ये मूवमेंट से? So it was a 3-point program. Means they wanted 3 things from the British. Okay, और वो क्या क्या है देखते हैं. Okay, so the 3-point program included the Ottoman Khalif should retain his empire. Okay, means जो भी टेरिटरी, जो भी एम्पायर था जिसे ब्रिटेन अपने हाथ कर लिया था, so these Khalifat, the aim of this Khalifat movement was that the Khalif should retain, means the Khalif should regain his Ottoman empire. जो भी empire उनके हाथ से निकल गया था, सब उनको ही वापस मिलना चाहिए. The third one is the Khalif must be left with sufficient territory to enable him to defend the Islamic faith. Means Khalif को इतना टेरिटरी वापस कर देना चाहिए जितना मीन्स एक सफिशिएंट
टेरिटरी वापस कर दिया जाए ताकि जो इस्लामिक फेथ है, जो मुस्लिम्स के पास जो फेथ है उसको वो अपहेल्ड कर पाए। मतलब एक छोटा सा टेरिटरी अगर खलीफ को देंगे then that would not be appropriate, isn't it? तो खलीफ जो इतने ही प्रेस्टिजियस पोजीशन में है तो उनके पास एक बड़ा एरिया ही होना चाहिए, isn't it? So this is what they meant with this point. The third one, the Arab lands like Arabia, Syria, Iraq and Palestine must remain under the Muslim rule. ये जितने भी अरब लैंड्स हैं सब मुस्लिम रूल के अंडर में ही होना चाहिए, because these regions had a lot of Muslim followers, Islamic followers, isn't it? तो ये सब था खिलाफत मूवमेंट का 3-point प्रोग्राम। अब अक्टूबर 17, 1919 को खिलाफत डे सेलिब्रेट किया जाता है। डोंट फॉरगेट दिस डेट, ओके, बिकॉज आजकल आपके जो सेमेस्टर 1 में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, सो इट मे बी आस्क्ड, isn't it? तो आपको ये याद रखना है खिलाफत डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अक्टूबर 17, 1919। तो जब महात्मा गांधी देखे कि जो मुस्लिम फेलो इंडियंस है they are struggling and they are leading such a program called the खिलाफत movement, तो महात्मा गांधी को लगा कि बस बोलने से नहीं होगा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहिए एंड तो क्या करना पड़ेगा, मुस्लिम्स के साथ ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी महात्मा गांधी एनकरेज किए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मुस्लिम के साथ जाकर जुड़ जाए ये खिलाफत मूवमेंट में, ओके, तभी जाके जो यूनिटी का असली मीनिंग जो है वो दिख पाएगा। सो he advised the National Congress and that happened too. Both Indian National Congress and the Muslims of India came together to fight against the British. Okay, क्यों, क्या reasons था? Because Britain had conquered the Ottoman Empire and the Caliph, who was the religious head of the Muslims, was left with no powers. Okay, इतना आप सबको समझ में आ गया। Then कब हुआ ये इंटरनेशनल कांग्रेस? So on by August 31, 1920, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ये खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स के साथ आ गए थे एंड दिस लेड टू खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ, जो भी इंडियंस जो मीन्स फॉरेन सर्विस में थे या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कोई भी जॉब्स कर रहे थे, वो सब जॉब्स वो लोग छोड़ दिए और जो फॉरेन मटेरियल्स बेचने वाले शॉप्स थे उस सबको पिकेट कर दिए एंड स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एज अ प्रोटेस्ट टू द एक्शन टेकन बाय द ब्रिटिश। ओके, सो ये सब हुआ खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। देन फर्दर क्या हुआ, फर्दर इन 1921 द खिलाफत कमेटी, ओके, फर्दर इन 1921 में खिलाफत कमेटी जो है सारे मुस्लिम्स को बोल दिए कि पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। ओके, पुलिस एंड आर्म फोर्सेस किसके अंडर में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था। सो पुलिस और आर्म फोर्सेस को ज्वाइन नहीं करेंगे एंड टैक्स भी पे नहीं करेंगे। ओके, टैक्स किसको देता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मीन्स उसका मतलब ये क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब है गवर्नमेंट के बिल के अगेंस्ट काम करना, अंडरस्टूड। बट व्हाट हैपेंड, ये सब जो एक्टिविटीज चल रहा था कि लोग ब्रिटिश सर्विसेज छोड़ रहे थे, स्कूल्स छोड़ रहे थे, कॉलेजेस छोड़ रहे थे, पुलिस सर्विस को ज्वाइन नहीं कर रहे थे, ये सब जो एक्टिविटीज जो चल रहा था दिस रियली मीन्स अलाइनेटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड फर्दर क्या हुआ, जो अली ब्रदर्स है उनको जेल लेके चले गए बिकॉज अली ब्रदर्स वर लीडिंग, isn't it, were leading the खिलाफत मूवमेंट। So this was all about खिलाफत मूवमेंट। हमारा कॉजेस में से फर्स्ट कॉज हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट कॉज क्या है, नेक्स्ट कॉज है रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट कब हुआ, मार्च 1919 में। ओके, इन मार्च 1919 में सेडिशन कमेटी, ओके, कमेटी फॉर्म हुआ था जिसका नाम था सेडिशन कमेटी।
और उसको कौन हेड कर रहा था, कौन लीड कर रहा था, जस्टिस रॉलट। ओके, एक सेडिशन कमेटी बना था जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस रॉलट। तो उन्होंने ये बिल पास किया जो फर्दर जाकर रॉलट एक्ट बन गया। अब ये रॉलट एक्ट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस ये था कि जो भी अपराइजिंग हो रहा है, जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हो रहे हैं, जितने भी जितने भी ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है ब्रिटिश के अगेंस्ट बोलने के लिए, ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े होने के लिए जितना भी काम हो रहा है सबको बंद किया जाए, उनका मेन मोटिव यही था। ओके, तो रॉलट एक्ट के हिसाब से कुछ ये पॉइंट्स है जो इम्प्लीमेंट हो रहा था। व्हाट वर दे? अरेस्ट ऑफ अ पर्सन विदाउट वारंट। अरेस्ट ऑफ अ पर्सन विदाउट वारंट। वारंट का मतलब क्या है? जस्टिफिकेशन। मीन्स किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट किसको भी अरेस्ट कर सकता है एंड दे डोंट हैव टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस अरेस्ट। मीन्स क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है, वो जो पर्सन है वो क्या गलती किया है, ये सब जस्टिफाई करने का कोई जरूरत ही नहीं था। ओके, सो दिस इज अरेस्ट ऑफ अ पर्सन विदाउट वारंट। ओके, सेकंड क्या है? इन कैमरा ट्रायल। इन कैमरा ट्रायल का मतलब क्या है? आप लोग सब देखे होंगे कि कोर्ट में, एटलीस्ट फिल्म्स में तो देखे होंगे कि कोर्ट्स में जो जज और लॉयर्स के अलावा कुछ अलग मीन्स पर्सन, कुछ अलग लोग भी बैठे रहते हैं। इसे पब्लिक, कुछ पब्लिक लोग मीन्स जो कॉमन हमारे सोसाइटी में रहते हैं उनमें से कुछ लोग, कुछ सिटीजन्स उधर कोर्ट में बैठे रहते हैं। मीन्स दे आर अलाउड, द सिटीजन्स आर अलाउड टू हियर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। इसे देखिए कोर्ट में क्या चल रहा है वो सब लोग आकर देख सकते हैं। एंड इवन प्रेस कैन ऑल्सो, इवन प्रेस को भी परमिशन होता है, इजंट इट? बट इन कैमरा ट्रायल में ना ही लोग आ सकते हैं ना ही प्रेस को परमिशन दिया जाता है। इट्स कम्प्लीटली प्राइवेट एंड किसी भी बाहर के लोगों को अंदर आने नहीं दिया जाता। मीन्स एक सीक्रेट ट्रायल हम कह सकते हैं, इजंट इट? तो ये है हमारा कैमरा ट्रायल। तो कैमरा ट्रायल जब किया जाएगा तब लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या वो पर्सन के साथ जस्टिस हुआ है, जिसे जेल में डालने के लिए अरेस्ट किया गया है, क्या उस पर्सन के साथ जस्टिस हो रहा है, क्या वो सच में कोई गलती किया है या फिर नहीं किया है, ये सब लोगों तक, ये सब बातें लोगों तक नहीं पहुंचता। सो दिस इज ए कैमरा ट्रायल। थर्ड क्या है? थर्ड पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। जो सेवरल मूवमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स अगेंस्ट, वो सब नहीं होगा। मीन्स लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे लोग एक साथ नहीं आ पाएंगे, कोई कमेटी फॉर्म नहीं कर पाएंगे, कोई डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, कोई मीटिंग्स नहीं कर पाएंगे। सो दीज ऑल केम अंडर रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? सस्पेंशन ऑफ द राइट ऑफ हैबिस कॉर्पस। अब सस्पेंशन ऑफ द राइट ऑफ हैबिस कॉर्पस क्या है? सी, जब किसी पर्सन को पुलिस आके अरेस्ट करके लेता है, देन हिज रिलेटिव्स या कोई भी, किसी के पास भी ये राइट रहता है कि वो कोर्ट में अपील करे। और कोर्ट में क्यों अपील करेंगे? ये जानने के लिए कि जो भी अरेस्ट करके लिए है, जो लोग भी वो पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करके लिए हैं, क्या वो सच में कोई गलती किया है उसकी वजह से अरेस्ट किए हैं या फिर यूं ही अरेस्ट करके ले रहे हैं। ओके, तो ये राइट होता है, वो राइट को सस्पेंड कर दिया गया। Means now these people don't have the right of habeas corpus. Okay. What is habeas corpus? It is the order to bring a person before a judge or into court to investigate the right of the authorities to keep him in a prison. Means are the authorities who have kept him in prison really can they really justify this act? Means वो अगर किसी को अरेस्ट करके रखे हैं तो फिर वो अरेस्ट का क्या कोई मीन्स इज देयर एनी रियल एविडेंस और इज देयर एनी justifiable facts which prove that they are eligible to keep that particular person in arrest? Okay, तो ये है habeas corpus. Okay,
तो आई होप कि आप सबको ये दो कॉजेज समझ में आ गए होंगे, isn't it? अब हम डिस्कस करेंगे द थर्ड कॉज. ओके, सो द थर्ड कॉज इज द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी. ओके, सो जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में है. जो एक बहुत ही बड़ा गैदरिंग हुआ था, उधर बहुत सारे लोग आए थे. बट एक बात ये था कि दे वर रियली पीसफुल. जो क्राउड गैदर हुआ था दे वर रियली पीसफुल. अब वो लोग क्यों गैदर हुए थे? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल. डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था. तो ये अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए ये बड़ा सा गैदरिंग उधर हुआ था. कहाँ पर? जलियांवाला बाग, अमृतसर में. सो एंड इट वाज ऑन अप्रैल 13, 1919. तो ये जो मीटिंग है, ये जो गैदरिंग है, अप्रैल 13, 1919 को हुआ था. तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता चला, then the commander of अमृतसर during that time was it जनरल डायर. वो हाँ, one more thing to notice here that ये जलियांवाला बाग का बस एक ही एग्जिट था. ओके, एक ही गेट था जहां से लोग निकल सकते हैं और जा भी सकते हैं. ओके, बाकी जो भी साइड्स थे सारा दीवार था. सो ऑन हियरिंग दिस न्यूज, जो जनरल डायर था, he went to that place along with his army and he said he ordered his army to shoot the people who were present in that gathering. Okay, they mercilessly shot all the people who were present in that gathering. तो ये जो गैदरिंग में जितने भी लोग थे उनमें से बहुत सारों को शूट किया गया और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए. Around 1000 innocent people were killed. और इतने अराउंड 1000 लोगों का डेथ हुआ. उसके अलावा बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मेजर इंजरीज भी हुआ था. अंडरस्टूड? नाउ one more thing. Okay, so many people were killed and many were injured. तो ये जो बिग मैसेक्रे देखे इंडियंस जो देखे, then they were really angry. उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगा कि उनके जो फेलो इंडियंस है, उनके जो ब्रदर्स है, वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, उनको इतना बड़ा लॉस हुआ, उनका लाइफ का लॉस हुआ, isn't it? तो जिसकी वजह से एंड इवन गांधी जी saw it, so he was really disheartened. और जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए आगे आए. ओके, नाउ इससे ये पता चल गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, दे आर रियली क्रूएल एंड ये लोग कभी भी जो पॉलिटिकल पावर है उसे इंडियंस के साथ कभी शेयर नहीं करेंगे. मीन्स ऐसा गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स के साथ कभी नहीं फॉर्म हो सकता जिसमें इंडियंस और ब्रिटिशर्स दोनों एक साथ हमारे कंट्री को रूल कर रहे हों. ब्रिटिशर्स वांटेड दैट दे वुड बी द सुपीरियर पावर्स ऑलवेज. ओके, एंड दे शोड इट आल्सो through this merciless massacre. Okay, so no intention of parting with political power and they also refused. गांधी जी ये भी रिक्वेस्ट किए थे कि जो रॉलेट एक्ट है उसे एनल कर दे. मीन्स जो रॉलेट एक्ट को बंद करा दे, बिकॉज इट वॉज रियली वियर्ड. किसी भी आदमी को वो लोग पकड़ के ले सकते हैं विदाउट एनी वैलिड रीजन, विदाउट एंड जस्टिस वर नॉट ऑल्सो गिवन टू हिम, isn't it? So इसीलिए he refused to annul the Rowlatt Act. So the government refused to annul the Rowlatt Act and वो लोग, उनको थोड़ा से भी दुख नहीं था कि वो लोग इतना क्रूएल मैसेक्रे किया था and therefore they were not ready to amend this act. Understood? तो इधर आज हम जो भी कॉजेज है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हम वो डिस्कस किए हैं. ओके, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में इसका ऑब्जेक्टिव्स, इवेंट्स, देन चौरी चौरा इंसिडेंट, ऐसे आगे सारी चीजों को, जो भी चीजें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंडर आ रहे हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे. सो आई होप कि आज के वीडियो में जितना भी पढ़ाई आप सबको समझ में आएगा. सो टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड कीप स्टडीइंग.